तो दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का। अगर आपने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से इस सेशन को सब्सक्राइब चैनल को करें और सेशन को लाइक करके आगे अपनी शेयर की आहुति दे दें जिससे कि और लोगों तक भी ये बात पहुंचे। तो मेरा नाम है डॉक्टर ललित, मैं आपको पढ़ाऊंगा आज मैथमेटिक्स के बेहतरीन सेट्स। तो देखते हैं कितने तैयार हैं आप लोग। क्या आप लोग सब तैयार हैं? यस के नो? सब तैयार हैं? आप कहेंगे यस तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। तो सब लोग तैयार है ना? वेरी गुड। तो चलो पहला प्रश्न आपके सामने रखते हैं और देखते हैं। ऐसा सवाल बहुत बार एग्जामिनेशन में आता है तो मुझे उम्मीद है कि ये सवाल आप जरूर करेंगे और अच्छे से करेंगे। लाइक कर दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखो, यदि 24 सिक्कों में 24 कॉइन्स आपके सामने हैं, 1 रुपए के सिक्के, 50 पैसे के सिक्के और 25 पैसे के सिक्के हैं। इन सिक्कों का मूल्य टोटल मिलाकर 13 रुपए 75 पैसा है। यदि 1 रुपए के सिक्कों की संख्या और 25 पैसों की सिक्कों की संख्या बराबर हो तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या बताओ कितनी है? कोई बात नहीं है, लाइक नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, मत करो लाइक, लेकिन अब ध्यान से पढ़ो। सिंपल देखना सवाल क्या है। 24 सिक्के टोटल हैं, उनमें से 1 रुपए के सिक्के, 50 पैसे के सिक्के और 25 पैसे के वो सिक्के हैं। अगर इन सिक्कों के टोटल वैल्यूज को ऐड किया जाए तो 13 रुपए 75 पैसे आपको मिलते हैं। यदि 1 रुपए के सिक्कों की संख्या और 50 पैसों के सिक्कों की संख्या बराबर है, यानी याद रखना 1 रुपए का जो कॉइन है उनकी क्वांटिटी और जो 25 पैसे का कॉइन है उनकी क्वांटिटी दोनों बराबर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पोज नहीं, इट्स वर्किंग, नॉट पोज, इट्स वर्किंग, पोज नहीं है। रोशनी नहीं, रोशनी पोज नहीं है। एक बार रिफ्रेश करेंगे तो आपको आ जाएगा। यहां तो चल रहा है, यहां पर कोई अटकन झटकन नहीं है, एवरीथिंग इज ओके। फिर भी मैं रिफ्रेश कर लेता हूं एक बार। ओके, तो 1 रुपए मैंने माना, 25 पैसे और 1 रुपए के सिक्के की बात हो रही थी तो मैंने माना क्योंकि दोनों के बराबर है तो चलो मैंने इसको x माने, तो x ही है तो x ही है। तो इन दोनों सिक्कों की जो संख्या है, ये 25 पैसे जो रुपए लिख दिए, पॉइंट लगा दिया, तो 2x है। तो टोटल सिक्के थे 24। अगर मैं इसकी बात करूं तो 50 पैसे के सिक्के कितने? आपने कहा सर 24 सिक्कों में से अगर मैं 1 रुपए और 25 पैसे के सिक्के घटा दूं तो मुझे 50 पैसे की सिक्कों की संख्या मिल जाएगी। हाँ, वो हो गया था बीच में पॉइंट, अभी क्लियर है? तो नहीं, अब आपको पता है 1 रुपए के सिक्के x, 25 पैसे के सिक्के x, 50 पैसे के सिक्के 24 माइनस 2x। यहां तक शायद कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब मैं सभी सिक्कों को जोड़ूं तो मुझे कितना मिलना चाहिए? आपने कहा कि रुपए मिलने चाहिए, रुपए में है ना, तो भाई 1 रुपए के सिक्के x से मैं लिख दूं x रुपए। 50 पैसे के सिक्के ये थे, कितने थे? 24 माइनस 2x। अगर इन सिक्कों को, ये 50 पैसे के हैं, अगर मैं रुपए में बदलूं तो 1 रुपए में कितने 50 पैसे के सिक्के होते हैं? आप कहेंगे सर 2, भाई 1 रुपए में 2 ही तो सिक्के होते हैं 50 पैसे के, तो 2 का डिवाइड कर दें। अगर मैं बात करूं 25 पैसे के सिक्के थे x, और इनको अगर हम रुपए में बदलें, क्योंकि 25 पैसे का सिक्का था तो 1 रुपए में 4 चवन्नी होती हैं, 4 सिक्के होते हैं, तो आपने बोला ठीक है दिस वन। और इन सबको जोड़ेंगे तो क्या हुआ? 13 रुपए 75 पैसे। इन सबको मैंने रुपए में कन्वर्ट किया है। अदरवाइज आप रुपए में कन्वर्ट ना करना चाहें तो पैसे में निकालने, इसमें आपको 100 का गुणा करना पड़ेगा। चॉइस इज योर्स। ओके, अब करें। हमने इसका 4 यहां से एलसीएम लिया, इट विल बी 4x। व्हाट इज दिस? इट इज 2। 24 दूनी 48, सीधा कर रहा हूं, 2 का 2, तो 24 दूनी 48 माइनस 2 दूनी 4x, आगे देखिए प्लस x इज इक्वल टू व्हाट? आपने कहा 13 रुपए 75 पैसे। ठीक है, 4 को उधर भेज देते हैं, 4 को मैं उधर भेज देता हूं, देखो क्या बचेगा। आपने कहा ओके लेट्स सी। अब देखो 4x से 4x कट जाएगा, आपने कहा बिल्कुल कट जाएगा। जहां भी किसी को प्रॉब्लम आए तो मुझे प्लीज बता दे कि हाँ भाई हमें प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है ना? चलो अच्छी बात है। तो अगर मैं बात करूं इसकी तो ये क्या हुआ? आपने कहा 48 प्लस x इज इक्वल टू 13 रुपया 75 पैसा मल्टीप्लाई बाई 4, और x बराबर क्या हो गया? आपने कहा 13 चौके 68 और 3 69, 15 चौके 60, 5 4 5 20, 4 7 28 और 2 30 और 4 तिया 12 और 3 15, 4 एकम 4 और 1 5, इतना आना चाहिए। तो ये बात समझ में यहां तक आ रही? कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे बताते रहना कि यहां तक प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है ना? ओके, 55। तो आपने x का वैल्यू निकाला यहां पर,
55 माइनस का 48 तो 7, तो x जो है वो 7 है, यानी x जो है 7, यानी इसका मतलब क्या हुआ, 1 रुपए के सिक्कों की संख्या भी 7 है और 25 पैसे के सिक्कों की संख्या भी 7 है, क्योंकि हमने 7 माना था और यही जवाब था। और यहां पर ऑप्शन क्या है, दैट इज दिस वन। कोई प्रॉब्लम किसी को समझ में आ गई? हाँ, दोबारा रिपीट कर देता हूं, डोंट वरी, अभी यहां तक क्लियर है सबको? हाँ कि ना? आसान सवाल था, इजीली हैंडल हुआ कि नहीं हुआ? तो इस सवाल में एक और थोड़ा सा क्या कहते हैं ना, जोड़ा गया था सिचुएशन। क्या जोड़ा गया था कि भाई इस सिचुएशन को जोड़ने के लिए यहां पर एक क्लॉज और दिया गया था कि भाई इन दोनों की सिक्कों की संख्या बराबर है। सी यानी 7 इज द राइट आंसर। क्लियर है? एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम? समझ में आ गया होगा? फिर से रिपीट कर देता हूं। उसने बोला था कि 1 रुपए और 25 पैसे के सिक्कों की संख्या बराबर है, तो मैंने 1 रुपए के सिक्के और 25 पैसे के सिक्के 0.5 लिखा ना, 25, इन दोनों को जोड़ा तो टोटल सिक्के 2x बने, जबकि कुल सिक्के 24 थे, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या हो जाएगी? आपने कहा सर 50 पैसों की सिक्के होगी 24 माइनस 1। अगर मैं इस 25 पैसे की बात करता हूं, इसका मतलब क्या है? 1/4, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने कहा 50 पैसे, तो 1/2, तो ऐसे तो होगा। अगर मैं इन रुपयों को सिक्कों में बदलूंगा तो x जमा इसके में डिवाइड कर दिया, रुपए में बदल गया, इसमें 4 का डिवाइड कर दिया, रुपए में बदल गया, सबको जोड़ा आंसर आ गया। दैट्स इट। क्लियर है? बढ़िया। एक और सवाल, चलिए आगे बढ़ते हैं, आसान सवाल लेते हैं एक और। 2.8 मल्टीप्लाई बाई 4.5 माइनस 1.71 डिवाइड बाई 1.9 इज इक्वल टू व्हाट? सिंप्लीफिकेशन का सवाल है, बहुत ही इजी सवाल है। और पहला सवाल थोड़ा सा लग रहा है मुझे भारी पड़ गया है, बच्चे थोड़े से विचल गए हैं और सोच रहे सवाल इतना भयंकर दे दिया। आएंगे सवाल, पेपर में आएंगे, मेरी बातों को याद रखोगे जब पेपर में आपको मिलेंगे इस तरह के सवाल। 2.8 मल्टीप्लाई बाय 4.5 माइनस 1.71 डिवाइड बाय 1.9, व्हाट विल बी द राइट आंसर? तो सिंपल सवाल है, देखते हैं। अगर इन दोनों की मल्टीप्लाई करें, पहले इन दोनों को डिवाइड करें, दोनों को घटाएं, तो उत्तर कौन सा आए? हाँ, ये रीट के लिए है, आप किसी टेट में भी यूज करें, रीट में करें, यूपी टेट में करें, जहां आपका मन करे, यू कैन चूज एट एनी प्लेस। ओके, बात समझ में आ गई है? तो मैं आगे बढ़ूं और देखते हैं आपका जवाब क्या मिलता है। तेजी से मुझे आंसर आप लोगों के चाहिए और उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों के आंसर अच्छे अच्छे मिलेंगे मुझे। चलिए शुरू करते हैं, जल्दी से देखिए क्या मिलता है इसका आंसर। यस, आसान सवाल है, इजीली मैनेज। ओके, चलो देखते हैं। देखो 4.5 में आपने 2.8 की मल्टीप्लाई कर दी, तो 5 अट्ठे 40, 5 दूनी 10 और 4 14, 4 अट्ठे 32, 4 दूनी 8 और 3 11, 0 6 और 1 12, 2 1, तो नहीं 12 रुपए 60 पैसे। इज इट क्लियर? तो आपने कहा इन दोनों की मल्टीप्लाई करके 12 रुपए 60 पैसे आपको मिल गया। कोई इश्यू, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इसकी बात करते हैं। 1.71 में अगर आप 1.9 का डिवाइड करोगे तो इससे दशमलव यहां कट गया, भैया तो कट के यहां आ जाएगा ना। 19 का 19 निम्मा 171 होते हैं, तो 0.9 आ गया ना, ये 0.9। अब इन दोनों को आपस में घटाना था, तो इन्हें 12.6 में से 0.9 को घटाया जाए तो 16 में से 9 गए 7, 11.7, दैट इज द राइट आंसर। बहुत सिंपल थ्योरी थी, इसको तो आप आसानी से कर सकते थे, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को भी। हाँ कि ना? क्लियर है? नो इश्यू। इज इट क्लियर? डन? समझ में आ गई बात? ओके, बढ़िया। तो बढ़ते हैं आगे, एक सवाल और देखते हैं आपकी तरफ और लेते हैं एक और नया सवाल आपकी स्क्रीन पर। क्या कहता है? सिंपल सवाल था। निम्नलिखित में से कौन सी केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है? माध्य, माध्य का बहुलक या परास? विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट इट्स सेंट्रल टेंडेंसी? ओ, घटाने में गलत हो गया, कोई बात नहीं तनुजा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी? दैट इज मीन, मोड, मीडियन या फिर रेंज? इट्स रेंज, इट्स मोड। ओके, व्हाट विल बी द राइट आंसर? लेट्स सी। डी, सी अलग अलग मिल रहा है आपको।
देखो समझने की कोशिश करना, सवाल इतना मुश्किल नहीं है जितना आप समझ रहे हैं। पहले समझ लो ये बेसिकली केंद्रीय प्रवृत्ति की माप होती क्या है। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब क्या होता है, जहां पर आप एवरेज फाइंड आउट करने की बात करें, वो किसी भी तरह का एवरेज हो, वो सारे एवरेज मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी की बात करते हैं, क्योंकि एवरेज हमेशा सेंटर की वैल्यू के ऊपर फोकस करता है। चाहे माध्य की बात करो तो वो वैल्यूज का सेंटर होता है, माध्यिका की बात करो वो पोजीशन का एवरेज होता है, बहुलक की बात करो वो फ्रीक्वेंसी का एवरेज होता है। तो सभी लोग एवरेज में आते हैं, लेकिन ये जो रेंज है ये आता है मेजरमेंट ऑफ डेविएशन, यानी किस में आता है, ये डेविएशन में आता है, विचलन में आता है, और इसको अंग्रेजी में रेंज कहते हैं। अगर मैं परास की बात करता हूं तो परास का मतलब क्या होता है, सबसे हाई वैल्यू माइनस लो, हाई माइनस लो का आप करेंगे तो आपको ये सब प्राप्त हो जाएगा। इज इट क्लियर, बात समझ में आ गई। तो डी इज नॉट द पार्ट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, बाकी तीनों पार्ट हैं। समझ में आ गया होगा। एक और सवाल लेते हैं। 25.50 रुपए लिखे हैं, रुपए 25.50 पैस का मूल्य पैसों में कितना होगा, ये सवाल है। क्वेश्चन है 2500 पैसे, 2550 पैसे, 2601 पैसे, 3000 पैसे। लेट्स सी। डी, ओके, लेट्स सी व्हाट विल बी योर राइट आंसर। ओके, बी ऑप्शन मिल रहा है। बहुत आसान था, देखो 25 रुपए 50 पैसे, 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं। अगर मैं इसमें मल्टीप्लाई कर दूं 100 की तो कितना आसान था, 25 रुपए 50 पैसे आंसर। कितना इजी सवाल था, ये तो बच्चों वाला सवाल था। चलो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। कक्षा 2 के छात्रों ने 44 लिखने के लिए कहा गया। कक्षा 2 के बालकों को हमने बोला कि 44 लिखो, लेकिन कुछ ने तो 4410 लिख दिया और कुछ ने लिख दिया 4104। अध्यापक के रूप में आप इसको कैसे संबोधित करेंगे, उन्हें मूर्त पदार्थ से विनिमय नियम समझाएंगे, उनको उस समूह में रखेंगे जिसने सही लिखा है, उन्हें सही उत्तर प्राप्त करने के लिए कहेंगे, या फिर उनकी कॉपियों में सही उत्तर लिखेंगे। तो देखते हैं आपका जवाब क्या मिलता है। सवाल आपके समक्ष है, लाइक बराबर बनते रहने चाहिए, क्वेश्चन का जवाब मिलना नहीं चाहिए। कक्षा 2 के छात्रों को 44 लिखने के लिए कहा गया है, तो उन्होंने 4104 लिख दिया, किसी ने 404 भी लिख दिया। तो इनमें से प्रॉब्लम कहां पर है, तो राइट ऑप्शन मिल रहा है मुझे। संगीता कह रही है सर होना चाहिए एक, बिल्कुल एकदम आपका सही विकल्प का चुनाव आपने किया है। सही जवाब है ए, उन्हें मूर्त पदार्थ से विनिमय नियम समझाएंगे। बिल्कुल, ये मूर्त का मतलब क्या है, हम बताएंगे बेटा 44 जो होते हैं, आपने 44 मार्बल दे दिए उनको गिनने के लिए, और आपने कहा 4104, तो बच्चा बोलेगा मैडम जी तो बहुत सारे हैं क्वांटिटी में, ये 44 तो इतने से ही हैं। तो आप बच्चों को समझाओगे कि बेटा इसको इस तरह से सॉल्व करते हैं। आप बच्चों को मूर्त संबंधित चीजों का ज्ञान देंगे और उन्हें चीजों को समझाएंगे। इज इट क्लियर। राइट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर 1। गणित के प्राथमिक पाठ्यक्रम में प्रतिचित्रण का परिचय देने का मुख्य प्रयोजन क्या है। प्रतिचित्रण को बोलते हैं मैपिंग, इट्स मैपिंग। त्रिविम विचार क्षमता को प्रोत्साहन देना, अनुपातिक विवेचन को प्रोत्साहन देना, विषय को सरल और रुचिकर बनाना, संख्याओं की निरस्ता को समाप्त करना। सवाल आपके सामने है और मुझे उम्मीद है कि सवाल का जवाब आप बहुत आसानी से तो नहीं दे पाएंगे, क्योंकि थोड़ा सा इसमें आपको गड़बड़ मिलेगा। मैं लिख देता हूं, दैट इज ए और डी। पहला ऑप्शन ए और डी, दूसरा ऑप्शन बी और डी। हाँ ओके, ए डी, ए और बी, बी और सी। हाँ अब सही है, तीनों ऑप्शन सही लिख दिए हैं। इसको मान लो केवल बी। अब सही है, ए और डी, बी, ए और बी और सी, या केवल बी। इनमें से तीनों में से कौन सा ऑप्शन आपको सही लगता है, तो मैं चाहूंगा आपका जवाब मुझे मिले। देखते हैं भाई क्या मिलता है जवाब आपका। क्वेश्चन आपके सामने है, लेट्स सी। बी,
मुझे बी ऑप्शन मिल रहा है यहां पर। बाकी सब लोग क्या कहते हैं, सभी लोग क्या कहते हैं, सबका क्या कहना है, क्या कहना है ये तो आप बताएंगे। और यहां पर सी भी मिल रहा है कि बी और सी दोनों। तो पहले समझ लो ये मीनिंग क्या है। ना 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 ना, अब मत करना भाई, ऐसा मत करना, ऐसा नहीं करने का कि बच्चे एक बार पहले लाइक कर देते हैं। एक मैंने कहा बच्चों लाइक कर दो, फिर दोबारा सबने लाइक कर दिया, तो लाइक हुआ भी डिसलाइक हो जाता है ठीक है ना। अगर आपने एक बार लाइक किया तो दोबारा मत करना लाइक, ठीक है ना। हाँ, दोबारा के चक्कर में वो गलत कर देते हो। तो लाइक का बड़ा चक्कर है। एक मास्टर मेरी क्लास लाइक करो, दूसरे वाले मेरी भी लाइक करो। एक वाले में पहले वाले में लाइक कर दी, दूसरे वाले में भी लाइक कर दी, तो वो कुछ भी नहीं हुआ। ठीक है, चलो समझते हैं। तो राइट ऑप्शन है इसका ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट आंसर है। अब पहले समझो ये प्रतिचित्रण क्या है। प्रतिचित्रण का मतलब होता है मैपिंग। किसी भी टर्म की, किसी भी वैल्यू की दूसरे वाले टर्म से मैपिंग क्या है, यानी फंक्शनिंग क्या है, इसको फंक्शनिंग बोला जाता है। तो व्हाट इज द फंक्शनिंग फ्रॉम फर्स्ट वैल्यू टू अनदर वैल्यू, फर्स्ट वैल्यू टू सेकेंड वैल्यू, तो वही आपको ढूंढना है, उसी को मैपिंग बोलते हैं। तो इससे क्या होता है, बच्चे की जो स्पाइटल थिंकिंग है, त्रिविम समझ है, वो प्रोत्साहित होती है। अनुपातिक विवेचन यानी रेशियो एनालिसिस को बढ़ावा मिलता है। तो बड़े तेल से मोरिएगा। अच्छा कर, ओके ओके ओके। विषय को सरल और रुचिकर बना। अब देखो आपको लग रहा होगा कि मैथमेटिक्स में प्रतिचित्रण का मीनिंग जो होता है विषय को सरल और रुचिकर बनाना होता है, लेकिन जबकि ऐसा नहीं है। क्योंकि जो इसको बोलते हैं मैपिंग, मैपिंग तो कभी आपको रुचिकर बनाएगी नहीं, ये तो टफ काम है। कभी आपने पढ़ा होगा बचपन में, आप जब 8वीं 9वीं में पहुंचे होंगे, 1 1 फंक्शन, 1 टू मैनी फंक्शन, 1 1 इनटू, 1 1 ऑन टू, इनटू ऑन टू, इन सब में इनटू ऑन टू में हम बिल्कुल पॉइंटू हो गए थे, हमें समझ में नहीं आया था, है ना। तो ये विषय को सरल नहीं बनाता है, क्योंकि प्रतिचित्रण इज नॉट द पैटर्न। याद रखना, प्रतिचित्रण पैटर्न अलग है, प्रतिचित्रण अलग है। पैटर्न की पहचान करना इट मे बी पॉसिबल, और संख्याओं की नीरसता को समाप्त करना ये बोरिंगनेस को नहीं समाप्त करता, ये तो आराम से माइंडली वर्क है। इसलिए ये बच्चों की स्पाइटल थिंकिंग को, उनकी स्ट्रोस्कोपिक समझ को और रेशियो एनालिसिस को, क्योंकि आपसे मैंने कहा गया 2 5 8, आगे वाला वैल्यू क्या, तो आप कहेंगे 2 और 3 5, 5 और 3 8, तो आपने कहा एक्स 8 और 3 11 नेक्स्ट वाला वैल्यू हो जाएगा। इसी को मैपिंग बोलते हैं, याद रहेगा, इसी को मैपिंग बोला जाता है। अभी अब समझ में आएगा। ओके बढ़िया। सूत्र का प्रयोग किए बिना अध्यापक निम्नलिखित में से किन साधनों, शिक्षण अधिगम सामग्रियों का प्रयोग यह दर्शाने के लिए कर सकता है कि विभिन्न आयामों वाले दो आयत का क्षेत्रफल समान हो सकता है। दो आयाम का मतलब क्या है, ना ना ना, मैपिंग मीन्स नॉट ग्राफ। मैपिंग मीन्स दैट इज यू आर कनेक्टिंग वन थिंग to another thing. It may be in graph, it may be in figures, it may be in shape, it may be in numbers. जो अब रीजनिंग पढ़ते हैं ना, वर्बल नॉन, वो सब इसमें आती है प्रतिचित्रण में। पैमाना, ग्राफ पेपर, धागा या टाइल्स, इनमें से आपको चूज करना है। पहला बी और डी, केवल बी, ए और बी, या फिर केवल बी। ये आपके सामने सवाल है, मैं चाहूंगा इसका जवाब मुझे मिले। So let's see what will be your right answer. ए बी, केवल बी, ए और बी दोनों, और केवल बी। इसको ए और डी कर लो, इसको डी कर देता हूं मैं, डी सही रहेगा। अब ठीक है, चलो देखते हैं जवाब क्या मिलता है आपका। उम्मीद है आपका जवाब एकदम सही आएगा। ए ऑप्शन मिल रहा है, क्या बात है। सब लोग बड़े खतरनाक तरीके से मूड पर एकदम रुके हुए हैं, कह रहे हैं सर हम तो इसको ऐसी चुटकियों में कर देंगे, चुटकियों में। चलो खैर, ए, ओके सब लोग तैयार हैं ए ऑप्शन पर, सब लोग भारी भरकम वार, ओके बहुत बढ़िया। तो राइट ऑप्शन है इसका ऑप्शन नंबर ए। अब समझो क्यों, देखो पहले प्रश्न के मीनिंग को समझो। वो प्रश्न में क्या कह रहा था, दो आयाम के क्षेत्रफल समान हो सकता है, यानी दो आयत है,
एक ये सवाल को ढंग से समझना, तभी आप इसको सवालों को आगे एग्जाम में कर पाओगे। विभिन्न आयामों का, मैंने कहा इसकी लंबाई 4 है और इसकी लंबाई 9 है, इसकी लंबाई चलो मानते हैं 12 है, इसकी लंबाई 6 है, इसकी लंबाई 8 है। अब ये दो अलग अलग हैं, दो आयामों के अलग अलग हैं। अब देखते रहना आप, भाई 12 चौक 48, इसका एरिया 48 है और 6 अट्ठे 48, दोनों का एरिया बराबर ही है ना। ये तो मैंने आपको सिद्ध करके बताया कि सवाल लेकर के, लेकिन बच्चा इनमें से कौन से टूल का प्रयोग करेगा? तो नंबर 1 क्या है? ग्राफ पेपर। देखो अगर पैमाने की बात करेगा तो वो मापेगा, तो ये तो माप हो गई ना, और जब वो माप करेगा पैमाने से तो उसके क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा a इंटू बी, है ना, या l इंटू बी, जो आप लगाते हो। ऐसे ही अगर वो यूज करेगा धागा, तो धागा की लंबाई भी क्या होगी? वो पैमाना का काम करेगा, इतना धागा इतना धागा, तो वहां पर भी ये यूज होगा। लेकिन बात है उसको फार्मूला यूज नहीं करना है। तो हम सबसे पहले बताते हैं टाइल्स का मतलब क्या होता है। इसको बोलते हैं एल्जेब्रिक टाइल्स। टाइल्स का मतलब क्या है कि वो 4 टाइल ऐसे लगाएगा बस टीचर, और 12 टाइल नीचे की तरफ लगा देगा ऐसे, और बच्चों को बोले गिनो कितनी है, बच्चे को बोलेगा गिनो कितनी है, बच्चा बोलेगा सर 12 48 टाइल। उसने वही टाइल फिर ऐसे लगाई, 6 टाइल ऐसे लगा दी उसने, और नीचे उसने फिर ऐसे उसकी जो है 8 लाइन लगा दी। एक टाइल 1 वर्ग सेंटीमीटर की है। तो अब बच्चों गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसी करके 48 गिन देंगे। तो सबसे अच्छा तरीका क्या है कि उसे काउंटिंग सिखाई जाए। और काउंटिंग किसमें आएगी? या तो टाइल्स का प्रयोग करेगा। और ग्राफ पेपर क्या होता है? ग्राफ पेपर में क्या होते हैं? ब्लॉक्स होते हैं, तो वो ब्लॉक को गिनेगा, तो वो खानों को गिन करके और टाइल्स को गिन करके आसानी से पहचान सकता है। इसलिए सही जवाब क्या है? बी और डी, यानी वो क्या यूज करेगा? दैट इज ग्राफ पेपर, क्योंकि इसमें काउंटिंग होगी और वो टाइल्स, इन दोनों को यूज करके वो, ये सवाल आ चुका है एग्जाम में पिछली बार, इन दोनों को यूज करके वो आसानी से बच्चों को समझा देगा कि डिफरेंट 2 आयत का क्षेत्रफल समान हो सकता है। अब ये क्लियर है? मैं आगे बढ़ जाऊं, समझ में आ गई बात? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू। एनसीएफ को तो सब जानते ही हैं, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005, जिसको आप कहते हैं नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से विषय प्राथमिक विद्यालय में गणित का पाठ्यक्रम का भाग नहीं है? देखना, इनमें से कौन से विषय प्राथमिक विद्यालय पर गणित पाठ्यक्रम का भाग नहीं है? दैट इज रणनीति, प्रतिरूप, अनुपात, चौपट, टाइलिंग। नहीं एक्चुअली तनुजा, वो क्लास तो अपने ही समय पर होती है, लेकिन मैम आज नहीं थी, मैम आज को कुछ काम है, इसलिए मेरी क्लास उनकी जगह रख दी गई है, और कुछ भी नहीं है, बाकी सब मस्त है, ठीक, सब ठीक है, इसलिए, और बाकी कोई दिक्कत नहीं है। तो देखते हैं जवाब क्या मिलता है। ओके, बढ़ रहा है जवाब धीरे धीरे। एनसीएफ राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार कौन सा विषय प्राथमिक विद्यालय में गणित पाठ्यक्रम का भाग नहीं है? रणनीति बनाना, प्रतिरूप, अनुपात, या चौपट, टाइलिंग। सी अनुपात। चलो देख लेते हैं। इस टाइलिंग को टेसिलेशन भी बोला जाता है, अगर आपको पता होगा तो ये आप बहुत अच्छे से समझेंगे, फिर मैं बता देता हूं आपको। सी देखो, स्ट्रेटजी, प्लानिंग, ये सब किस में आते हैं? ये सब इसी की देन है, रणनीति की देन, ये तो होता है। प्रतिरूप, पैटर्न, पैटर्न पढ़ाते हो बच्चों को, पैटर्न तो समझाते हो ना, पैटर्न में तो सब कुछ पर्चा पड़ता है पहली क्लास से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चौपट बोलते टेसिलेशन, टेसिलेशन, टाइलिंग, बच्चा आकृतियों को पहचानने की कोशिश करता है, ये आयत है, ये वर्ग है, ये टेसिलेशन होता है। चौपट मीन्स आकृतियां, हाँ टेसिलेशन। इसके साथ साथ हम बात करते हैं अनुपात की। एक्चुअल में क्या है, बालक को हम पढ़ाते तो हैं अनुपातिक विवेचन, कि भाई बच्चा रेशो को कुछ सीखे, लेकिन एनसीएफ के अकॉर्डिंग रेशो का जो चैप्टर है, जो एडिशनल पूरा रेशो है, उसके बारे में कहीं कोई कहानी नहीं है। हम बच्चे के अंदर रेशो की सोच, अनुपातिक विवेचन को भरते तो हैं,
भिन्नों के माध्यम से, बाकी चीजों के माध्यम से, लेकिन उसके लिए कोई सेपरेट चैप्टर नहीं है, इसलिए अनुपात जो है वो प्राथमिक स्तर की पाठ्य वस्तुओं का भाग नहीं है। क्लियर है? बढ़िया। एक और, यह समझाने के लिए कि किससे छोटा निम्नलिखित में से कौन सी योजना सबसे अधिक उपयुक्त है, यह समझाने के लिए कि एक चीज दूसरे से छोटी है, सबसे आसान तरीका कौन सा है? कागज की पट्टियों का प्रयोग कि 1/2 1/4 से छोटा है। आपको क्या समझाना बच्चे को? यह समझाने के लिए कि 1/2 1/4 से छोटा है, इनमें सबसे अच्छी योजना कौन सी है? देखते हैं। हाँ, अभी नहीं आया है भाई। डिसलाइक किसने कर दिया भाई? अभी तक 5 से 6 कैसे हो गए, ये मैं समझ नहीं पा रहा हूं। सवालों में भी प्रॉब्लम है, जल्दी से लाइक कर दो, नहीं तो शराब दे दूंगा। जानते ना पहले ऋषि मुनि गुरु श्राप देते करते थे, तो मैं शराब भी दे सकता हूं, तो डिसलाइक मत करना। ठीक है, आई एम जस्ट जोकिंग, आपकी मर्जी, कुछ भी करें। कागज की पट्टियों का प्रयोग, डाइनिस ब्लॉक का प्रयोग, और साथ में संख्या चार्ट का प्रयोग, लघुत्तम समापवर्तक विधि का प्रयोग। आप बच्चे को, हाँ डेली क्लास लेता हूं, आप बच्चे को यह बताना चाहते हैं कि 1/2 1/4 जो है 1/2 से छोटा है, या 1/2 1/4 से बड़ा है। तो यहां पर आपको यह बताना है कि भाई इनमें से कौन सा एग्जाम्पल, कौन सा टूल सबसे ज्यादा उपयुक्त है? लघुत्तम समापवर्तक, संख्या चार्ट, डाइनिस ब्लॉक, या फिर कागज की पट्टी? तो देखते हैं जवाब क्या मिलता है। और यहां पर मैं देख पा रहा हूं जवाब अच्छा होना चाहिए कि 1/2 1/4 से कैसे बड़ा है, या 1/4 1/2 से कैसे छोटा, कौन सा सबसे अधिक उपयुक्त है? तो ए ऑप्शन मिल रहा है, जो कि एकदम सही जवाब है। 100% ए इज द राइट आंसर। क्यों? जब बच्चा प्राइमरी लेवल पर होता है, सबसे छोटा बच्चा जब प्राइमरी लेवल पढ़ता है, तो आप उसको कैसे समझाते हैं मैं बता देता हूं। ओके, तो आप कैसे समझाओगे बच्चे को? मैं आपको एक लाइव एग्जांपल करके दिखा देता हूं। क्योंकि सबसे पहले बच्चे जब प्राइमरी लेवल पर होता है तो वो एलसीएम एचसीएफ को तो बहुत बाद में समझता है। सबसे पहले उसे ये पता होना चाहिए कि जो मैं यहां बना रहा हूं, जो कर रहा हूं, वो क्या है। ओके, तो चलिए देख लेते हैं। सपोज करते हैं हमारे सामने कागज की पट्टी है, आप देख पा रहे हैं, ये मेरे सामने कागज की पट्टी है। अब इस पट्टी का कैसे प्रयोग करेंगे, लेट्स सी। हमने कहा 1/2, तो यानी इस पट्टी के 2 भाग करते हैं। आपने कहा ओके सर, ये हम पट्टी के 2 भाग कर लेते हैं। ओके, क्लियर है? अभी एक चीज और, क्योंकि मुझे एक बार और इसको फाड़ना पड़ेगा तभी बात बनेगी, नहीं तो आप एक पट्टी से तो कर ही नहीं पाओगे भाई, है ना। टाइम 4 बजे, वो आज 2 बजे हो रही है क्लास, मैडम की वजह से। मैडम नहीं है आज, इस वजह, नहीं तो 4 बजे क्लास होता है। ओके, अब मेरे पास ये 2 पट्टियां आप देख पा रहे हैं, दीज आर 2 पट्टी। कागज की पट्टी दिख रही है आपको 2। उसने बोला 1/4 1/2 से छोटा है, या 1/3, वो कुछ भी बोले, 1/3 भी छोटा है। तो 2 पट्टी हम बच्चों को दिखाएंगे। हमने बोला 1/4 का मतलब क्या बेटा, कि इस पट्टी के 4 भाग करने, तो हमने इसको 4 बार फोल्ड कर दिया ऐसे। ये बच्चों को समझाने की बातें हैं। और इसमें से आपने एक भाग निकाल लिया बाहर, बोले जी ठीक है ये आ गया, 1/4 का भाग था, क्योंकि 4 भाग थे ना, तो इसमें से 3 भाग छोड़ के 1 ले लिया। इज इट क्लियर? एक बच्चा बोला 1/2, बोले बच्चा एक काम करो, इसके 2 भाग कर लो, इसके 2 भाग करो। बोले ठीक है मास्टर जी कर लेते हैं। आपने 2 भाग कर दिए, ये हो गए 2 भाग, डन। अब बच्चों को बोले ये 1/2 भाग है, ये 1/4, इनमें से कौन सा छोटा कौन सा बड़ा है? तो दैट इज द बेस्ट एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड द थिंकिंग ऑफ फ्रैक्शनल वैल्यू, जब आप क्लास में समझाएंगे। इज इट क्लियर? सबको समझ में आ गया? तो कागज की पट्टी का प्रयोग सबसे ज्यादा उचित होगा जब बच्चा प्राइमरी लेवल पर भिन्नों की संकल्पना को समझे। क्लियर है? ओके, डन। राइट ऑप्शन था ये। अब ये है कि डाइनिस ब्लॉक क्या है? डाइनिस ब्लॉक का मतलब क्या होता है? डाइनिस ब्लॉक में छोटे छोटे ब्लॉक होते हैं ऐसे, जिनको बच्चा एक साथ कनेक्ट कर लेता है ऐसे करके, और एक ब्लॉक में मैक्सिमम 10 वैल्यू हो सकती है ऐसे। एक ब्लॉक में सिर्फ 10 वैल्यूज मैक्सिमम लगा सकता है वो। जब वो एक साथ 2-2 को जोड़ देगा इसमें, तो वो डेसिमल को, यानी किसी भी संख्या को गिनने के लिए, काउंटिंग करने के लिए आप डाइनिस ब्लॉक का यूज करते हैं। साथ में संख्या चार्ट क्या है? संख्या चार्ट एक संख्याओं का चार्ट है जो संख्याओं को दर्शाती है। ऐसे करके नंबर लिख दिया आपने, 1 2 3 4 5 11 12 13 14 15,
21। तो बच्चों क्या बताते हैं कि इसमें सारे अंक एक पर ही खत्म होंगे। तो संख्या चार्ट संख्याओं के सही उपयोग को समझाती है। और लघुत्तम समावर्त तो आप जानते हैं भिन्नों की संकल्पनाओं को समझने के लिए आप हमेशा एलसीएम का प्रयोग करते हैं, लेकिन सबसे पहले बच्चों को मूर्त रूप से आपको समझाना होता है। क्लियर है? तो राइट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर 1। समझ में आ गया होगा। तो एक सवाल और लेते हैं। प्राथमिक कक्षाओं में बच्चों को गणित पढ़ाने के लिए बनाई जाने वाली पाठ्य योजना का निम्नलिखित में से कौन सा अति महत्वपूर्ण पहलू है? तो मर्जी है। ओके, तो देखते हैं। प्राथमिक प्राइमरी लेवल पर कक्षा में बच्चों को गणित पढ़ाने के लिए, आप मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं, बनाई जाने वाली पाठ योजना, लेसन प्लान, पाठ योजना को बोलते हैं लेसन प्लान। आप बनाते ना लेसन प्लान, आपने बनाए भी होंगे। निम्नलिखित में से कौन सा अति महत्वपूर्ण पहलू है? पहला, गणितीय संकल्पनाओं को संरचनात्मक ढंग से प्रस्तुत करना, विद्यार्थियों को अवसर देना कि वो संकल्पनाओं की संरचना करें, क्रियाकलापों को लिखना और इस संदर्भ में प्रश्न देना, और पाठ्य पुस्तक के अनुक्रम का अनुसरण करना। अब ये सवाल आपके सामने है और मुझे उम्मीद है कि ये सवाल आप बहुत अच्छे से देंगे। प्राथमिक कक्षाओं में आप जो लेसन प्लान बनाते हैं वो किस आधार पर? देखो, कोई भी गलत जवाब नहीं है इनमें से कोई भी गलत जवाब नहीं, लेकिन सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको देखना पड़ता है कि अकॉर्डिंग टू सिचुएशन इनमें से कौन सा सवाल सही है, यानी इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन सही है। बार बार बोल रहा हूं, कोई भी ऑप्शन गलत नहीं, वो सारे ऑप्शन सही लिखे हैं कि आप बच्चे को ये जब आप लेसन प्लान बनाते हैं काम करते हैं। लेकिन प्राथमिक कक्षाओं की बात हो रही है तो इनमें सबसे बेस्ट वन कौन सा है? तो आपने कहा ए, किसी ने कहा बी। मैं आपको बता देता हूं सबसे बढ़िया जवाब क्या है। द राइट ऑप्शन, जिन्होंने कहा ए उनका एकदम गलत जवाब है, अफसोस माफ कीजिएगा। और जो बोले हैं बी उनके लिए तो बिल्कुल तालियां, क्योंकि एकदम सही विकल्प का चुनाव जिन्होंने कहा है वो बी है। राइट ऑप्शन इज बी। क्योंकि एनसीएफ हमेशा कहता बच्चे को अच्छा, एनसीएफ 2005 की थीम क्या है? बच्चा करके सीखे, करके सीखना, ये तो थीम है। तो जब बच्चे को करके सिखाओगे वो कब सीखेगा? जब उसको आप प्रचुर मात्रा में अवसर दोगे, कंप्लीटली उसको अवसर दोगे। तो यानी विद्यार्थियों को अवसर देना, टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज टू द स्टूडेंट्स थ्रू विच दे कैन मेक देयर ओन कॉन्सेप्ट्स। सबसे अच्छा तरीका क्या है कि आप जब भी कॉन्सेप्ट करें तो संकल्पनाओं की संरचना करके करें। ओके, इज इट क्लियर? बात समझ में आ गई? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? आगे बढ़े। ओके, आगे बढ़े, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन लिया जाए। समझ में आ गया? अब देखो, गणितीय संकल्पनाओं और ढंग से प्रस्तुत करना ये टीचर के ऊपर डिपेंड है कि आप अपनी संकल्पनाओं को कैसे दें, क्योंकि बच्चे को कनेक्ट करना सिखाया जाता है ना। जब भी आप लेसन प्लान बच्चे को समझाते हैं तो हमेशा क्या, पहले आसान क्वेश्चन, फिर उसके बाद मुश्किल, उसके बाद और मुश्किल, उसके बाद और। हाँ, बच्चा तो देवता है, बच्चा देवता है, सही कहा आपने। निम्न में से गणित में उपलब्धि कम होने का कारण क्या हो सकता है? एक, सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, गणित का स्वरूप, व्यक्ति की स्वाभाविक क्षमता या लिंग भेद। इनमें से कौन सा हो सकता है सही जवाब? कि निम्न में से गणित में उपलब्धि कम होने का कारण क्या है? सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, गणित का स्वरूप, व्यक्ति की स्वाभाविक क्षमता या लिंग भेद। हाँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो यहां पर देखेंगे गणित में उपलब्धि कम होने का, यानी बच्चा जो अचीव कर रहा है मैथमेटिक्स में वो कम अचीव कर रहा है, उनमें से कौन सा रीजन हो सकता है? अन अकेडमी पर, हाँ शायद वो अभी क्लास नहीं लेती है अन अकेडमी पर। हाँ मैम, शायद क्लास नहीं लेती हैं। तो राइट ऑप्शन क्या मिल रहा है? बहुत बड़ी आकांक्षा, वेरी गुड। सभी लोग अपना अपना आंसर तेजी से दे रहे हैं, मैं भी बता दूं आपको। तो जिन्होंने कहा है ऑप्शन नंबर ए, वो एकदम 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 सही है, सही जवाब दिया आपने, बहुत बढ़िया। देखो, किसी भी बच्चे की गणित में कमजोर होने की नींव को आप लिंग भेद नहीं मान सकते। हाय मैं तो लड़का हूं, मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं तो लड़की हूं, मुझे तो बिल्कुल नहीं आएगा। तो ट्रांसजेंडर भी बोल देंगे सर हमें तो कुछ नहीं आता, हम लड़का ना लड़की, तो प्रॉब्लम है ना। तो ये लिंग भेद, चाहे वो कोई भी लिंग हो, चाहे वो पुल्लिंग हो, स्त्रीलिंग हो, उभयलिंग हो या नपुंसक लिंग हो, उनके आधार पर आप नहीं कह सकते कि एक बच्चा कम पढ़ेगा, है ना। ओके, तो ये तो व्यक्ति की स्वाभाविक क्षमता, उपलब्धि कम होने का कारण नहीं हो सकती स्वाभाविक क्षमता। स्वाभाविक क्षमता तो कहती है हम और पढ़ें, आगे बढ़ें,
सब साथ पढ़ें, सब गणित का स्वरूप, मैथमेटिक की जो नेचर है, जो स्ट्रक्चर है, वो नहीं हो सकता। और साथ में सामाजिक संस्कृत पृष्ठभूमि, बिल्कुल सही बात है। तो कम होने का कारण उसकी सामाजिक, सोशल, कल्चरल एनवायरनमेंट होता है, सबसे इंपॉर्टेंट है सोशल एंड कल्चरल एनवायरनमेंट। उसका मतलब क्या है उसको समझ लो, क्योंकि सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि बहुत बड़ा रोल प्ले करती है किसी भी बालक के, मैं गणित की बात नहीं कर रहा हूं, किसी भी विषय में उसका अचीव करने के लिए। क्योंकि आप खुद देखिएगा, जिन बच्चों के पास रिसोर्सेज कम है उनमें से बहुत कम बच्चे आगे निकल पाते हैं। जिनमें शिक्षा का अभाव है, जो लोग मजदूरी करते हैं, उनमें से कुछ बच्चे निकलते हैं, उनको अच्छा स्कूल नहीं मिलता है। तो देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग। तो आप सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को इसका मान सकते हैं एग्जाम्पल। क्योंकि एक बच्चा अच्छे वर्ग से आता है तो वो अच्छे स्कूल में जाता है, अच्छी चीजें सीखता है, बढ़िया पढ़ता है। लेकिन जो लो वर्ग का है वो अपनी मम्मी के साथ ही बर्तन साफ करने चला जाता है ना। समझ में आई बात? तो इसलिए किसी भी उपलब्धि कम होने का कारण उसकी सांस्कृतिक और सामाजिक पृष्ठभूमि हो सकती है। द राइट ऑप्शन इज ए, बहुत बढ़िया। एक और, निम्नलिखित में से कौन सा कथन की सहमति गणित के संरचनात्मक, रचनावादी दृष्टिकोण से की जा सकती है? अब देखो, संरचनात्मक यानी रचनावादी, इसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच। क्या बोलते हैं? कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच। गणितज्ञों से सच्चाई का आविष्कार अपेक्षित होना चाहिए। गणित पूर्णतः विषय परक है। मानस दर्शन गणित का महत्वपूर्ण पहलू है। गणित तथ्यों को सीखने के बारे में है। इनमें से कौन से कथन, यानी इनमें से कौन से स्टेटमेंट है जो गणित की संरचनात्मक, यानी कहता है कि रचनावादी दृष्टिकोण? ये सवाल पेपर में आ चुका है, ये प्रश्न एग्जाम में आ चुका है, तो ऑल ऑफ यू आर बी रेडी फॉर दिस। तो इनमें से कौन सा बताता है कि रचनावादी दृष्टिकोण से की जा सकती है कि गणितज्ञों से सच्चाई का आविष्कार अपेक्षित होना चाहिए? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इसको लैंगिक पूर्वाग्रह भी कहते हैं आकांक्षा, कि लड़कियां कमजोर होती है मैथमेटिक्स में लड़कों से, ये लैंगिक पूर्वाग्रह भी है जो गलत है। देखेंगे क्या है। तो गणितज्ञों से सच्चाई का आविष्कार अपेक्षित होना है। यहां पर सी ऑप्शन मुझे मिल रहा है आकांक्षा। गणित पूर्णतः विषय परक है। मानस दर्शन गणित का महत्वपूर्ण पहलू है, या फिर गणित तथ्यों को सीखने के बारे में है। ओके, इज इट क्लियर? बात समझ में आ गई? एनी इशू? चलो अब तो बताते हैं। एकदम सही जवाब जिन्होंने कहा है सी, वो एकदम सही जवाब है। क्योंकि मानस दर्शन जो होता है उसके बहुत सारे नाम मैं लिख देता हूं। इसको बोलते हैं मानसिक चित्रण। इसके नाम लिख लो पहले, मानसिक चित्रण भी इसका नाम है। इसका नाम चाक्षुषीकरण भी है, और इसको अंग्रेजी में आप विजुअलाइजेशन भी बोलते हैं। तो ये अब समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, इसका नाम क्या क्या है? मानसिक चित्रण, चाक्षुषीकरण, या विजुअलाइजेशन, या मानस दर्शन, वो सब एक ही बात है। इसका मतलब होता है बच्चा चीजों को विजुअलाइज करता है, देखता है, समझता है वो किस प्रकार की है, और इसी को तो रचनावादी दृष्टिकोण कहते हैं। अगर बालक चीजों में कंपेयर करे, देखे वो 3 भुजा है, 4 भुजा वाला है, विजुअलाइज करना सीख जाए तो वो अंतर स्थापित करना सीख जाएगा ना। सर हमें पेडागोगी आता है, बढ़िया से कंटेंट भी आएगा, डोंट वरी। तो राइट ऑप्शन क्या है? दैट इज मानस दर्शन गणित का महत्वपूर्ण पहलू। ये एकदम सही रचनावादी संरचनात्मक चीजों से जोड़ती है, ठीक है ना। ओके बढ़िया। एक और सवाल देखो, ये एक ही साल में, एक ही वर्ष में 2 प्रश्न रचनावादी दृष्टिकोण से पूछे गए थे। एक सवाल ये था, निम्नलिखित में से किसे संरचनात्मक नहीं रचनावादी गणितीय है कक्षा का लक्षण नहीं माना जा सकता? इनमें से कौन सा है जो रचनावादी जो है वो कक्षा का लक्षण नहीं माना जा सकता है? अध्यापक स्वीकार करता है कि दी गई अन्योन क्रिया को विभिन्न विद्यार्थी अलग अलग प्रकार से समझते हैं। प्राथमिक स्तर पर देखना, सवाल को बहुत प्यार से समझा करो। इस नहीं माना जा सकता बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि हम जनरली जब सवाल को पढ़ते हैं ना तो हम नहीं को भूल जाते हैं, तो नहीं को नहीं भूलना है, उसको याद रखना है। अध्यापक स्वीकार करता है कि दी गई अन्योन क्रिया को विभिन्न विद्यार्थी अलग अलग प्रकार से समझ सकते हैं। प्राथमिक स्तर पर आकलन के लिए विषय पर प्रकार की परीक्षा का उपयोग किया जा सकता है। गणित और दूसरे पाठ्येतर क्षेत्रों के
ही के संबंध को उजागर किया जा सकता है। गणित के अधिगम में भाषा और भाषा की भूमिका पर उचित ध्यान दिया जाता है। देखते हैं आपका जवाब क्या मिलता है यहां पर। ओके, लेट्स सी व्हाट विल बी योर राइट आंसर। क्वेश्चन आपके सामने है और मुझे उम्मीद है नहीं माना जा सकता। बी, क्या बात है, सब लोग बड़े चतुर हो गए हैं, बहुत बढ़िया। यानी प्राथमिक स्तर पर आकलन के लिए अगर आप प्राइमरी लेवल पर असेसमेंट करना चाहते हैं तो विषय पर परीक्षा का उपयोग किया जा सकता है। यह रचनावादी दृष्टिकोण में नहीं आता, ये तो फॉर्मल हो गया, ये तो फॉर्मल असेसमेंट हो गया ना। और फॉर्मल असेसमेंट तो रचनात्मक में आता ही नहीं है। रचनात्मक में बच्चे की सोच, उसकी सृजनता, कितना वो सृजनशील है, वो कितनी एक्टिविटी कर, इन सबको देखा जाता है। ओके, इंग्लिश, ओके जूम, ओके मैं जूम कर देता हूं, रुकिएगा। It's visible now? I think it's visible now. Okay. Okay. Next. गणित के अधिगम के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? What is the not correct for the mathematics learning? नहीं फिर बोला गया है। जब भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन दिए जाते हैं तो नहीं पर बहुत ज्यादा जोर रहता है। देखते हैं, अध्यापक के सीखने वालों के प्रतिदिन का अधिगम परिणामों पर प्रभावशाली असर होता है। विद्यार्थियों को सामाजिक आमिर पृष्ठभूमि का गणित के निष्पादन पर असर होता है। विद्यालय में दिए गए निर्देशों की भाषा का असर बच्चों के गणित के प्रदर्शन पर होता है। यह गणित में उत्कृष्ट प्रदर्शन की प्रतिभा है, ये प्रतिभा स्वाभाविक होती है। देखते हैं आपका जवाब क्या मिलता है। नहीं है, समझो नहीं है, ये तो कारक है। आप क्यों बोल रहे हैं बी? बी तो गलत जवाब है। वो बोल रहा क्या नहीं है, सामाजिक और आर्थिक पृष्ठभूमि का तो गणित पर असर होता है। अभी तो आपने पीछे पढ़ा था, वो कह रहा क्या सही नहीं है। ये तो अभी आपने पढ़ा था ना कि विद्यार्थी की सामाजिक और आर्थिक पृष्ठभूमि गणित पर प्रभाव डालती है, तो आप इसको क्यों बोल रहे हैं कि सही है? वो तो भोजन नहीं है, ये तो सही है। अध्यापक के प्रतिदिन के अधिगम, बिल्कुल सही बात है। प्रभाव, जो बात टीचर डेली के एक्सपीरियंस से बच्चों को समझाएगा उसका प्रभाव ज्यादा पड़ेगा, सही बात है। विद्यार्थियों की सामाजिक और आर्थिक पृष्ठभूमि उन पर प्रभाव डालती है, यह भी सही बात है। विद्यालय में दिए जाने वाले निर्देशों की भाषा का असर, बिल्कुल सही बात है। जो बच्चा गणित की भाषा स्कूल में जाकर सीखता है, विद्यालय में जाकर उसको चीज सिखाई जाती है, तो उनका गणित के प्रदर्शन पर हो सकता है सर, बिल्कुल होगा। लेकिन गणित की में उत्कृष्ट प्रदर्शन की प्रतिभा स्वाभाविक होती है, इट्स नॉट फेक, इट्स नॉट राइट, इट्स टोटली फेक। आप में से कितने बच्चे ऐसे जिनके अंदर उत्कृष्ट प्रदर्शन की स्वाभाविक? गणित को तो अर्जित करना पड़ता है, स्वाभाविक नहीं है। इसको तो अर्जित करना पड़ेगा, इसको तो अर्न करना पड़ेगा, और जो अर्न करने वाली चीजें हैं वो स्वाभाविक नहीं होती, उनको तो ढूंढना पड़ता है। जिसका इंग्लिश जूम किए उसका आंसर बी दिए। हाँ उसका भी था, पीछे वाले का ना, इसकी बात कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल ये भी है कि ये वो रचनावादी नहीं है ना। एग्जामिनेशन में तो गलत है ना, एग्जाम में कैसे कर सकते हैं? सब्जेक्ट टाइप ऑफ एग्जामिनेशन इज यूज्ड टू असेसमेंट एट ए प्राइमरी लेवल, इट्स नॉट ट्रू जस्ट बिकॉज ऑफ, अगर आप असेसमेंट कर रहे हैं तो फिर रचनावादी कहां रह गया? इसका डी है राइट ऑप्शन, डी, कि गणित में उत्कृष्ट प्रदर्शन की प्रतिभा स्वाभाविक नहीं होती है। बचपन में कोई बच्चा गणित नहीं पढ़ना चाहता है, हर एक बच्चा चाहता है एंजॉय करना, आनंद में रहना, आनंदित रहना, है ना। इसका डी है, बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। शाम को 8:30 पर, अनुपम रात्रि 8:30, ठीक है। एक और, यदि x इज इक्वल टू 1/2 है तो x प्लस 1/1 प्लस x/1 प्लस 1/x का मान बताओ क्या है। लेट्स सी व्हाट विल बी राइट आंसर। अगर x का वैल्यू दिया है 1/2 तो सवाल को बड़े अच्छे से समझना, इट्स वेरी इजी।
और इसको आप इजीली कर लेंगे। मैं इसको ही समझा देता हूं आपको, जल्दी समझिएगा। देखो इसकी जगह में x है ना, इसकी जगह हम क्या करेंगे, x है ना 1/2, हमने यहां पर रख दिया 1/2। ये तो मतलब है। अब जब 1/1/2 तो 2 तो ऊपर चला गया एक। अब मैं इस वाले गोले को लूंगा बस यहाँ वाले को, तो ये क्या हुआ, आपने कहा 1 + 2/1 यानी 3 हो गया। इसका वैल्यू 3 आ गया ना यहां पर। अब इसका देखते हैं इस वाले का क्या हुआ, आपने कहा 1 + 1/3, तो 3 एकम 3, 4/3। अब 4/3 आपने यहां पुट कर दिया इसकी जगह। अब 3 ऊपर चला गया तो क्या हुआ, आपने कहा 1/2 जमा 3/4। तो क्या होना चाहिए, आपने कहा 4, इसका एलसीएम आ गया, 4 2 दूनी 4 +3 बराबर क्या आना चाहिए। समझ में आ रहा है सबको, कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को। 5/4। इज इट ओके। द राइट ऑप्शन इज 5/4, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। समझ में ना आया तो बता देना कैसे किया है। ए, बहुत बढ़िया। अब वो लाइट तनुजा, लाइट तो यहीं पर है लेकिन मैं अंधकार में चला गया हूं, एक्चुअली मुझे इधर आना पड़ेगा। उसका रीजन है, जब इस पर बोर्ड पर फेयर एंड लवली लग जाती है ना तो मेरी हट जाती है। जब बोर्ड पर फेयर एंड लवली लगा देता हूं मैं, यानी बोर्ड को जब मैं गोरा कर देता हूं तो मुझे काला होना पड़ता है। लेकिन जब मैं काला हो जाता हूं तो बोर्ड गोरा हो जाता है, और जब बोर्ड गोरा हो जाता है तो मैं काला हो जाता हूं। तो कोई बात नहीं, चलता रहता है। अभी बात समझ में आ गई। तो राइट ऑप्शन था 5/4। आगे बढ़े। आलोक, ओके ओके आलोक ए, बहुत बढ़िया। एक और सवाल आपके स्क्रीन पर, ये रहा। सेंटीमीटर में वह समभुज बृहत्तम लंबाई जिसका प्रयोग 495 सेंटीमीटर, 900 सेंटीमीटर और 1665 सेंटीमीटर को ठीक ठीक मापने के लिए किया जा सकता है, कौन सी है। सवाल आपके सामने है। 495, 900 और 1665 को मापने के लिए जिसका प्रयोग किया जा सकता है वो सबसे सटीक सेंटीमीटर में लंबाई कौन सी है, बता दो। बहुत सिंपल है। in which the maximum length and width can be used to measure 495 centimeter, 900 centimeter and 1645 centimeter exactly. गुड आफ्टरनून, कैसी हैं परिता। तो देखते हैं जवाब क्या मिलता है। ये लाइक वाइक नहीं कर रहे हो क्या आप लोग, लाइक वाइक बढ़ाओ भाई, ऐसे कैसे काम चलेगा। तो आप देखिए सवाल का मीनिंग क्या है। ओके समझते हैं। यानी देखो आपको एक ऐसी लंबाई चाहिए, 495 है यहां पर, और एक कलर का बताओ, कलर चेंज करो भाई। 495 है, दूसरी लंबाई 900 है, तीसरी लंबाई 1665 है। आपको एक ऐसी माप चाहिए जो इन तीनों को पूरा पूरा माप दे। यानी अब ऐसी एक संख्या जो इन तीनों को पूरा पूरा मापेगी तो वो क्या होगी, क्या होगी। आप कहेंगे सर वो तो HCF होता है जो पूरा पूरा काटता है। तो बस आपको 495, 900 और 1665 का HCF निकालना है। देयर आर लॉट्स ऑफ वे टू डू दिस क्वेश्चन। आप इसके फैक्टर कर सकते हैं, मैं कई तरीके बता देता हूं, फिर मैं आपको एक शॉर्ट तरीका बताऊंगा। 1600, अगर मैं इसकी बात करता हूं 495 के अगर फैक्टर की बात करता हूं तो कितने होंगे, 3 या 9 पंजे 45 गुणा 11, 195। 900 की बात करते हैं तो 2, 450, 2, 450, 2 कर दोगे तो 225। अब फिर आप कर दो 5 गुणा 5, 3 गुणा 5 गुणा 5। इसकी बात करते हैं 1600, तो सीधा काटो आप इसको, 6 और 6 12, 13 और 5 18, 3 से कट जाएगा, सीधा सीधा 3 से काट देते हैं तो क्या बनेगा, 3 गुणा 3 3 9 3 27 या 37, इतना आना चाहिए। 3 गुणा 3 गुणा 3, नहीं ये 5 है। अभी ठीक है, ये तो फैक्टर मेथड हो गया कि आप इसका फैक्टर करेंगे। ओके, अब वो 4 बजे नहीं होगा, यहां पर तो 4 बजे होता है लेकिन वो 2 बजे हो गया फिस्ट किसी कारण से। अब इसमें से क्या निकालें, आपने कहा 3 3 5, 3 3 5, 3 5 और 3 3 5। इसमें 900 वाले में एक 3 मिस है शायद, मुझे लग रहा है ना। 2 9 थे, 3 थे ना, इसमें एक रह गया। 5 5 25 75, एक 3 मिस हो गया। अब इसमें 3 और लिख लो,
3 3 5, तो यानी 3 गुणा 3 गुणा 5, 45 इज द राइट आंसर। 45 जो है वो ऐसी माप है जो इनको पूरा पूरा काटेगा। इज इट क्लियर? तो ये 45 है, इसमें ये पॉइंट 0 लगा है, इसको पॉइंट रखना है, सभी के आगे 0 है, तो 45 ऐसी माप है। आप क्या कर सकते हैं, इसमें एक काम और कर सकते हैं छोटा सा। क्या? अगर आपको ये समझ में ना आ रहा हो, मुश्किल लग रहा हो, तो मैं आपको एक छोटा तरीका बताता हूं कैसे, उसको मैंने समझाया भी था आपको। आपने तीनों मापें लिखी, 495, 900 और 1665। आप सबसे छोटा डिफरेंस काउंट कर लें, मैंने आपको बताया सबसे छोटा, सबसे छोटा, सबसे छोटा डिफरेंस क्या हो, इनको आपस में घटाओ, इसको इसमें से घटाओ, कितना बचेगा? आपने कहा 900 में से 5 जाएंगे, 5, और 9 में से 9 गया 0, और 8 में से 4 गया 305, 305 बचेगा। इन दोनों का डिफरेंस 305 ही आएगा ना। ओके, इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा? आपने कहा 765, इन दोनों का डिफरेंस वो और भी ज्यादा आएगा। तो आपको सबसे छोटा वाला डिफरेंस लेना 305, यानी जो 305 है इसी के फैक्टर बनेंगे जो भी बनेंगे, ये 305 के फैक्टर जो होंगे वही इन तीनों नंबर को काटेंगे। आपने कहा ओके 5 से काटते हैं इसको, तो 5 36, 5 एकम 5, 61। ओके, तो यानी यहां पर जब आप सॉल्व करेंगे, कहां से हो आप? ओके, तरीका नंबर 2, क्या आप इनको घटा सकते हैं और घटा के जो सबसे छोटा डिफरेंस आपको मिले आप उसको ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 305 हो गया ये, ओके एक मिनट, 500, 405, माफ कीजिएगा 405, तो 5 से काटें, 5 8 40, ओके, तो कितना हुआ 9 9 81, तो 5 गुणा 9 गुणा 9, यानी इनमें से जितने फैक्टर होंगे वो, ये या तो 5 इसका HCF होगा, 9 इसका HCF होगा, 9 इसका HCF होगा, वही आपको चूज करना है। तरीका नंबर 3, जैसे मैं कहूं ये 9 और 5 45 से हो जाएगा, एक 9 नहीं काटेगा, एक बार 9 से कट जाएंगे सारे, दूसरी बार से नहीं, दूसरी बार 9 से नहीं कटेंगे तो मैं इसको नहीं लूंगा, तो 45 यहां से आ जाएगा। या फिर आप क्या कर सकते हैं, तीसरा तरीका क्या है कि आप 1665 में सीधा डिवाइड करें 900 का, भाग विधि, आपने कहा एक बार जाएगा, तो शायद सबको ये विधियां आती होंगी, 5 6 और 7। अब 765 में 900 का डिवाइड कर दो एक बार, तो कितना बचा? आपने कहा 5 3 और 1, अब फिर आपने 765 में डिवाइड कर दिया, तो कितनी बार गए? आपने कहा 13 छंग 78, 13 पंजे 65, 5 पंजे 25, 5 छंग 30, 5 3 15 और 2 17, 5 एकम 5 और 1 6, 5 में से 5 गया 0, 16 में से 7 गए 9 और 90। अब 135 में कर दो, तो एक बार गया 90, 45 बच गया, 45 में 103, तो यहां से 45 आया, 45 का इसके साथ निकाल लो, 495 के साथ इसको भी काट देगा वो, तो इट विल गिव यू 45। तो देयर लॉट्स ऑफ वे, आप किसी से भी कर सकते हैं, है ना। आप चाहे तो फैक्टर से कर सकते हैं, आप चाहे तो जो मैंने डिवीजन डिफरेंस वाला बताया उससे कर सकते हैं, आप चाहे तो डिवीजन मेथड से कर सकते हैं, लेकिन निकलेगा HCF। इज इट क्लियर नाउ? बहुत बढ़िया। एक और सवाल जल्दी से बता दो। एक आदमी एक काम को एक दिन में पूरा कर सकता है, तो 7 आदमी मिलकर इसे 7 गुने कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे? ठीक है ना, बताइए जल्दी से। ओके, ओके, लेट्स सी व्हाट विल बी योर राइट आंसर। क्वेश्चन क्या है? एक आदमी एक काम को एक दिन में पूरा कर सकता है, तो 7 आदमी मिलकर इससे 7 गुने काम को कितने समय में पूरा करेंगे, ये आपको बताना है। तो मुझे उम्मीद है कि आपका जवाब बड़ा अच्छे से मुझे मिल जाएगा और इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। ओके, लेट्स सी। तो देखो, शायद आपको बहुत आसान लगे, मुश्किल नहीं है। ओके, लेट्स सी। आपको शायद याद हो, असली मसाले सच सच, तो हम बोलते थे MDH, MDH, बस तो आपको MDH समझना है, यानी M1 D1 W1, MDH H1 अपॉन W1, इट्स D बराबर M2 D2 H2 अपॉन W2। W मीन्स वर्क, M मीन्स आदमी, D मीन्स डे, H मीन्स आवर्स। क्योंकि यहां घंटे नहीं है
तो मैं h को हटा देता हूं, फॉर्मूला क्या बनेगा, man1 d1 अपॉन w1 इज इक्वल टू man2 day2 अपॉन work2। अब देखो आदमी कितना, एक आदमी एक काम को एक दिन में करता है, ऐसी m2 7 आदमी दिन पूछ रहा है ना भाई, 7 आदमी, ओके, इस काम को से 7 गुने काम को, अब 7 गुने काम की बात करते तो 7 7 49 हो गया भाई, इसका तो 7 गुना 7 हो गया, कितने दिन में करेंगे, आपने कहा 7 गुना 7 गुना हो गया तो 7 हो गया, इसको उधर भेजें तो d1 इज इक्वल टू 7 गुना 7 बटा 7 दैट इज 7, तो 7 दिन में। ओके, तो बात समझ में आ गई। तो भाई अब हम मिलते हैं आपको शाम को, तब तक के लिए दीजिएगा इजाजत, बहुत बहुत धन्यवाद, हमारा समय हुआ है समाप्त, और अभी आपको दूसरे सर आएंगे पढ़ाने के लिए। तो आज के लिए इतना ही, अच्छा लगा हो सेशन तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको सेशन कैसा लगा। तो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब द क्लास। थैंक यू वेरी मच गाइज, होप सो आप सभी का दिन अच्छा रहे, आप अच्छे से